So, welcome back, friends. This is the part 3 of the test number 1 Vision IS. So, let's move forward. हम लोग लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14 तक कर चुके थे. आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स मूव. क्वेश्चन नंबर 41 आई थिंक 40 तक कर लिया था हम लोगों ने. 40 यस 1947 ये तो आया था. 41 पे चलते हैं. ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पढ़िए. प्लीज रीड द क्वेश्चन नंबर 41. इफ एनी फॉरेन टेरिटरी बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया देन द पावर टू स्पेसिफाई दैट द पीपल ऑफ ए फॉरेन टेरिटरी शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द NHRC, सुप्रीम कोर्ट, यूनियन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट. सॉरी, क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों. इफ एनी फॉरेन टेरिटरी बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, देन द पावर टू स्पेसिफाई दैट द पीपल ऑफ अ फॉरेन टेरिटरी शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द. क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई भी भारत से बाहर की जो टेरिटरी है, विदेश की टेरिटरी है, बाहरी ज़मीन है, अगर उसको इंडिया के लैंड में इंक्लूड कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, तो वो जो फॉरेन टेरिटरी के जो लोग हैं उनको इंडियन सिटीजनशिप जो भी दिया जाएगा बाद में आफ्टर द कैप्चरिंग ऑफ दैट टेरिटरी, तो वो अधिकार किसके पास में है? तो सबको पता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर डी होगा. पार्लियामेंट के पास में इसका पावर है. 41 का डी. तो मतलब एक्चुअली पार्लियामेंट ही करती है. वैसे तो पार्लियामेंट करेगी, बट यूनियन गवर्नमेंट एक्चुअली तो यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर होता है वैसे तो, लेकिन पार्लियामेंट का भी रोल इसके अंदर होता है. आई थिंक पार्लियामेंट ही होना चाहिए. अब सी या डी में से मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है, बट डी होना चाहिए. आई थिंक डी होना चाहिए. सी या डी में से कोई एक होगा दोस्तों. मुझे तो वैसे डी लग रहा है, बाकी चेक करेंगे आगे क्या है. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 42. Which of the following settlement is correct regarding Article 17, abolition of untouchability? एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड प्लीज वेट अ सेकंड. सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40 में 41 में, क्वेश्चन नंबर 41 में द करेक्ट आंसर विल बी यूनियन गवर्नमेंट. यूनियन गवर्नमेंट के पास में ये अथॉरिटी है कि कोई फॉरेन टेरिटरी अगर इंडिया का पार्ट होता है तो उसके बाद जो भी इनके पीपल हैं उनको सिटीजन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करना, ये यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में अधिकार इनका. ठीक है, तो करेक्ट आंसर 41 का सी हुआ. एक्चुअली सी एंड डी काफ़ी पास लग रहा था, तो मैंने डी कहा था, बट आई वाज रॉन्ग. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. Because if any foreign territory becomes a part of India, then the government of India specifies the person who among the people of territory shall be the citizen of India. Okay, so sorry for that question. Question number 42 पे चलते हैं. Which of the following statement is correct? यहाँ पे ध्यान दीजिए, करेक्ट पूछा है रिगार्डिंग आर्टिकल नंबर 17, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. ठीक है, पहला कहता है इट अबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म. क्या ये अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है किसी भी रूप में? अनटचेबिलिटी हैज़ बीन डिफाइंड अंडर आर्टिकल नंबर 17. क्या अनटचेबिलिटी डिफाइंड है कि अंडर आर्टिकल नंबर 17 में? देखिए, अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है आर्टिकल 17, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2 को जरा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि देख के तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सही होगा, लेकिन इसने क्या बात करी है? इसने स्पेसिफिक बात करी है डेफिनेशन के बारे में. क्या डिफाइन किया गया है क्या अनटचेबिलिटी को? तो चलिए आगे समझेंगे इसको. स्टेटमेंट नंबर 3 इज इट इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट. एक क्वेश्चन था इसके पहले,
आई थिंक क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं आ रहा, इसके रिगार्डिंग मैंने आपसे बात करी थी। बिकॉज जैसे क्वेश्चन था कि फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट एंड सिटीजन इंडिविजुअल्स बोथ। तो इंडिविजुअल्स के मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो ये तो गलत हो जाएगा बिकॉज पर्सन टू पर्सन वेरीफाई करता है इसके अंदर। ये आपको इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी है, नॉट ओनली स्टेट। स्टेट तो है ही बट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी है। तो 3 तो वैसे ही गलत है। बाकी चलिए अब आगे समझेंगे। 4th कहता है इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। और आपके ऑप्शन है ये ABCD, आप देखिए और सॉल्व करिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आंसर पे। यस, स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। इट अवॉल्व्स अनटचेबिलिटी एंड प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। ठीक है। सो स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट। मैंने आपसे कहा ना अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया। देखिए डेफिनेशन और एक मेंशन करने में अंतर है। मेंशन तो किया गया है बट अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया नहीं कि अनटचेबिलिटी होता क्या है, किसको हम लोग अनटचेबिलिटी कहेंगे। सिमिलरली एक सेम आर्टिकल और एक बिल्कुल ऐसा ही आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स में। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या कमेंट बॉक्स में कि कौन सा ऐसा एक फंडामेंटल राइट्स है जिसको मतलब उसे भी डिफाइन नहीं किया गया है? ऐसा ही कुछ है। अगर आपको पता है तो यहीं पे वीडियो पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स में आइए और फिर वापस से प्ले करिए। देन अभी मैं बताता हूँ, वो एक्चुअली है आपका मार्शल लॉ। मार्शल लॉ के बारे में आपने सुना होगा। कौन सा आर्टिकल डील करता है मार्शल लॉ से? ये आप मुझे बताइए कौन सा आर्टिकल डील करता है मार्शल लॉ से। तो मार्शल लॉ भी आपका है तो मेंशन आर्टिकल के अंदर में। वो आर्टिकल आपको बताना है कौन सा आर्टिकल के अंदर मेंशन है, लेकिन मार्शल लॉ को डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है। And yes, third is also incorrect and fourth is true. So 1 and 4 is correct. So in the given option number B is correct answer. Okay, let's move to question number 43. Dark genome. Dark genome के बारे में बात कर रहे हैं। Open series news. Yes, it is a current affair news. Refers to, ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए मैं सीधा आता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। Dark genome refers to those regions of DNA of which have minimal knowledge and whose biological functions are not known much. तो नया नया इन्वेंशन है, तभी कहाँ से जान जाएंगे इतने। Move to question number 44. Consider the following statement regarding State Public Service Commission SPSC, जो कि स्टेट सर्विस होती है, स्टेट PCS, ये उनकी बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं 1/2 of the members of the commission should be person from SC, ST and OBC. सेकंड कहता है members of the SPSC can be removed by governor of the respective state. ओके, देखिए इस क्वेश्चन को। one half of the member of the commission should be person from SC, ST and OBC. क्या सही है क्या ये? नहीं दोस्तों, गलत है ये क्वेश्चन। स्टेटमेंट नंबर 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट नंबर 2 के बारे में क्या ख्याल है? स्टेटमेंट नंबर 2 इज ऑल्सो इनकरेक्ट दोस्तों। आप ये SPSC है तो आप समझ सकते हैं, आपको ऐसा फील होगा कि हाँ भाई स्टेट की बात है तो वहाँ पे गवर्नर का रोल होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप लक्ष्मीकांत में SPSC का टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि SPSC के मेंबर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर बट दे कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बोथ 1 and 2 इज इनकरेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, neither 1 and 2. So move to the question number 45. Which of the following commissions or committee accepted language as the criteria for the reorganization of the states? ये आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे उसमें लक्ष्मीकांत में, तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 45 करिए। Which committee accepted the language as a criteria for the reorganization of the state? तो डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। स्टेटमेंट नंबर 3 is the correct. Fazal Ali Commission is the correct answer and 1 and 2 is the incorrect.
धार एंड जेबीपी तो खैर काफ़ी पहले आया था, इसलिए ये इनकरेक्ट है। बट जो लैंग्वेज के बारे में बात करता है वो आपका फजल अली कमीशन है। तो ओनली स्टेटमेंट नंबर 3 इज करेक्ट। सो हियर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। Move to the question number 46. Consider the following statement. Statement number 1 says that chairperson of the NHRC and SHRC are appointed